हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, PPSC PT के तैयारी के लिए हमने इतिहास की सीरीज़ में आज आपके समक्ष दिल्ली सल्तनत को लेकर आया हूँ, जो बहुत ही संक्षिप्त में सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने में समेटी हुई है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए थे और उन शासकों के काल में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई थी, उन समक्ष तथ्यों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पहला वंश था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यदि आपसे पूछेगा तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलेंगे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यदि आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। यदि आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का छोपरा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया था अजमेर में। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, बट इसे पूरा करने का दायित्व कार्य इल्तुतमिश ने किया था। यदि आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बट आपसे वह पूछेगा कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो वह इल्तुतमिश होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपका हो गया। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। यदि आपसे पूछेगा कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश इसका आंसर होगा। चांदी का टका एवं तांबे का जितल किसने प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। यदि आपसे पूछे कि चांदी का टाका एवं तांबे का जितल किसने सल्तनत काल में आरंभ किए थे, तो इल्तुतमिश ने आरंभ किए थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान ए चेहलगानी जैसा संगठन किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों, तुर्कान ए चेहलगानी एक 40 लोगों का एक ऐसा संगठन था जिसके माध्यम से इल्तुतमिश शासन का कार्य को संचालित करता था, और इसी तुर्कान चेहलगानी को नष्ट करने का काम बलबन ने किया था। दोस्तों, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, सल्तनत काल में यदि आपसे पूछे कि इक्ता व्यवस्था किसने लागू की, तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था को लागू की थी। दोस्तों, इल्तुतमिश में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हो गया। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान में एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपका आंसर होना चाहिए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में वन फैक्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बलबन की। बलबन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी?
तो बलबन ने अपनाई थी। सिजदा एवं पाबोस की नीतियाँ किसने प्रारंभ की थी? तो बलबन ने प्रारंभ की थी। नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो बलबन ने की थी। इस फैक्ट को याद रखिएगा। दोस्तों, पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने किया था। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बलबन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं खिलजी वंश का। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। दोस्तों, इसने खिलाफत से अपनी स्वीकृति भी लेने की कोशिश नहीं किया। यदि आपसे पूछेगा कि किसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूलने का कार्य प्रारंभ किया। आपसे यदि पूछेगा कि कौन ऐसा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करना प्रारंभ किया, तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खूत मुकद्दम एवं चौधरियों से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया था। यदि आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने खूत मुकद्दम एवं चौधरियों से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों, अलाउद्दीन ने ही उपज का 50% भूमि कर के रूप में लेने का निश्चित किया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की पद्धति लागू की। यदि आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जो बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। दोस्तों, आपसे यदि पूछे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिल्ली सल्तनत में किसने प्रारंभ की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन दो प्रकार का नवीन कर लगाया था। एक घरी कर, जो घर एवं झोपड़ियों पे लगाया जाता था। दूसरा चराई कर, जिसको दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अलाउद्दीन जो दो प्रकार के नवीन कर लगाए थे वो कौन कौन से थे? तो एक घरी कर था और दूसरा चराई कर था। इस दो को याद रखिएगा, सिर्फ नाम याद रखिए आप। अलाउद्दीन बड़ी एवं अस्थायी सेना को नगद वेतन देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन ने डाक व्यवस्था को भी लागू किया था। पूछेगा कौन ऐसा शासक था जिसने डाक व्यवस्था को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दोस्तों, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यदि आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया, तो आपका आंसर होगा मुबारक खिलजी। अब बात करते हैं दोस्तों तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट शासक। दोस्तों, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना किया था। इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे याद भी होगा ये चीज़ कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक में वही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक विद्वान दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों, इसने कृषि के उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवाने अमीर कोही कृषि की डेवलपमेंट के लिए स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोस्तों, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। आपसे पूछेगा कि इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जो मोरक्को का रहने वाला था। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के को इब्न बतूता द्वारा क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। इस तथ्य को भी याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के दो महत्वपूर्ण कार्य, वैसे तो 5 महत्वपूर्ण इसके कार्य थे, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, जिसको देवगिरी भी बोला जाता है, और दूसरा इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया। दोस्तों, सर्वप्रथम चीन के कुबलई खान ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आपसे पूछेगा कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक भाग लेता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु होने पर बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह कोटेशंस एग्जाम में देखने को मिलता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह किसने लिखा है या किसने बोला था? तो आपका आंसर होगा बदायूं ने। दोस्तों, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण इब्न बतूता के पुस्तक किताब उल रेहला से प्राप्त होती है। आपसे यह भी पूछेगा कि किताब उल रेहला का राइटर कौन है या लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा इब्न बतूता, जो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण देता है। दोस्तों, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हो गया। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक दीवाने खैरात नामक विभाग फिरोज तुगलक ने ही स्थापित किया था, जिसका कार्य था गरीब एवं अनाथ तथा विधवाओं को आर्थिक मदद करना। आपसे पूछेगा कि दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिरोज तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान का गठन किया था। दीवाने बंदगान क्या था? तो दासों के देखभाल के लिए एक विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए प्रमुख नगरों में आप कुछ का याद भी रखिएगा, कुछ को, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद नामक शहर फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। दोस्तों, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला फिरोज तुगलक को माना जाता है। पूछेगा कि नहरों का सबसे बड़ा जाल सल्तनत काल में किसने बिछाया था? तो आपका आंसर होना चाहिए फिरोज तुगलक। दोस्तों, हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। आपका आंसर होना चाहिए हक के सब्र। एग्जाम में देखने को मिलता है, यह सिंचाई कर था। दोस्तों, फिरोज तुगलक ने ही अशोक के 2 स्तंभों मेरठ एवं टोपरा को दिल्ली लाने का काम किया था। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं नासरुद्दीन महमूद। दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद। इसके शासन काल में ही ख्वाजा जहां ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। आपसे पूछेगा कि जौनपुर की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने किया था? तो ख्वाजा जहां, और किसके शासन काल में? तो नासरुद्दीन महमूद के काल में किया था। दोस्तों, नासरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही तैमूर, जो मंगोल सेना नायक था, आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। आपसे 2 प्रकार से पूछेगा कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। और किस शासक के काल में किया? तो नासरुद्दीन महमूद के शासन काल में किया। दोस्तों, नासरुद्दीन के बारे में ही कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। यह कोटेशन दे देगा और पूछेगा कि किस शासक के बारे में कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी? तो नासरुद्दीन के बारे में कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लोधी वंश की। आपका जो इम्पोर्टेंट, लोधी वंश के पहले भी एक वंश था सैयद वंश, बट वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम सीधा लोधी वंश की तरफ रुख करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
तो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का स्थापना किया था। और बहलोल लोदी के बाद कौन शासक बना? सिकंदर लोदी। आपसे पूछेगा कि आगरा नामक नवीन शहर किसने बसाया, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। और दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाकर इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो आपसे पूछेगा सिकंदर लोदी का राजधानी कहाँ था, तो आगरा। दोस्तों सिकंदर लोदी ने ही नाप का पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया। आपसे पूछेगा नाप का पैमाना गजे सिकंदरी किसने प्रारंभ किया, तो सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था। दोस्तों सिकंदर लोदी ही गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। इस तथ्य को याद रखिएगा कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक कविता लिखता था, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी मुहर्रम में ताजिए निकालना तथा पीरों एवं संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों की जाने के लिए रोक लगा दिया। आपसे पूछेगा कौन ऐसा शासक था जो पीरों एवं संतों की मज़ारों पे मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दिया था, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद कराया जिसका नाम फहरंगे सिकंदरी रखा गया। इस किताब को नाम याद रखिएगा कि फहरंगे सिकंदरी का अनुवाद किसने करवाया था, तो सिकंदर लोदी। और फहरंगे सिकंदरी किस बुक का अनुवाद था, तो आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद था। आप अब बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। सिकंदर लोदी में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इब्राहिम लोदी। दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। खातोली का युद्ध एक हुआ था। खातोली का युद्ध महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। आपसे पूछेगा कि खातोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जितने भी इम्पोर्टेंट शासक थे वो हम लोगों ने कर लिया है। अब बात करते हैं उस समय कुछ संस्था थी या कुछ वैसे कर थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों दीवाने विजारत पूछेगा कि दीवाने विजारत क्या था, तो उस समय वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहते थे। दोस्तों दीवाने इंसा क्या था, तो पत्रचार विभाग को दीवाने इंसा कहा जाता था उस समय। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको क्या कहा जाता था, दोस्तों सद्र उस सुदूर क्या था, तो धर्म विभाग का प्रधान था। काजी उल कजात क्या था, न्याय विभाग का प्रधान था। बरीद ए मुमालिक क्या था, गुप्तचर विभाग का प्रधान था। ये तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ भूमि कर का। उस्र क्या था, तो उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खम्स क्या था, तो लूट में प्राप्त धन था। जकात क्या था, मुसलमानों पर धार्मिक कर था। जजिया क्या था, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। इन तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने कवर कर लिया। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे वे सारे तथ्य को हम लोगों ने करने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक कर भी लिया। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में मैं मुगल वंश को बहुत ही संक्षिप्त में कराने का प्रयास करूंगा। ऑल टू ऑल थैंक यू दोस्तों।